वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? एक बार फटाफट बता दीजिए, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? काफी पुराने स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है काफी दिनों बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा पेड क्लासेस में बिजी चल रही थी, तो लाइव क्लास लेने का थोड़ा सा समय कम था, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन दे देती थी। लेकिन यकीन मानिए, मैं अपने लाइव सेशंस को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मतलब कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जबरदस्त मेहनत करते हैं आपके साथ, लेकिन मैं उनसे टच में बनी रहती हूँ टेलीग्राम के थ्रू, है ना। एनीवे, अब से आपकी ये वाली जो क्लास है, ये हफ्ते में 5 दिन बिल्कुल रेगुलर चलेगी, आपके पीटी तक चलेगी। और इस क्लास में हम बहुत ही बुनियादी सिरे से और बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन में जाएंगे। इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, जैसे हर बार मैं करवाती हूँ, और आपको पता भी है। 21-22 का एग्जाम्पल ले लो, 23 में थोड़ा सा एग्जाम अदर वे में आ गया, और मैंने वो तरीका भी अपने पुराने स्टूडेंट्स को बताया हुआ था। जैसे आज भी काफी सारे क्वेश्चन वैसे मिलेंगे जो इस बार क्वेश्चन बने हैं। एनीवे, एक बार थोड़ी सी स्ट्रेटेजी सुन लो, उसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक तो भाई सेशन को शेयर कर दो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर कर दो। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है कि मतलब आप एक सीरीज लेके आए हो ये सोच के कि 2024 में एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है शेयर करने का। पहली बात तो हम ये जो सीरीज है इसको टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहले टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे हमारा आज का पहला टॉपिक होगा संविधान का निर्माण, और संविधान की जो भी संविधान निर्माण जो प्रक्रिया है पूरी, वो क्वेश्चन सारे हम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे। फिर प्रस्तावना, फिर DPSP, इस तरीके से हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहली बात तो हमारा टारगेट क्या होगा? सारे PCS के क्वेश्चंस लगाना, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा हम CDS के क्वेश्चन लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा मुद्दा है हम CAPF के क्वेश्चन लगाएंगे। मैं अभी फिलहाल पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात कर रही हूं। ये तो कवर हो, हमारे 15 क्वेश्चन तो सिक्योर हो बिल्कुल अच्छे से, जिनमें हमें कोई डाउट ही ना रहे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद CA, और ये डेली 1 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। CAPF के साथ आपको IAS के क्वेश्चन कराए जाएंगे, पिछले 15 सालों के। IAS ऑप्शनल, पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चे भी जान लो, 2010 से पहले IAS का ऑप्शनल हुआ करता था PT में, ध्यान रखिएगा। तो PT में संविधान से उसके मैं क्वेश्चन कराती हूँ स्टूडेंट्स को, जहां से सीधे क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। इतना तो करेंगे ही हम। इस बार हम लक्ष्मीकांत के भी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस की भी एक पूरी सीरीज चलाएंगे, और इसके साथ जब हम एग्जाम के नजदीक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, जो क्वेश्चन NCERTs और अलग अलग जगह से मैं तैयार करने वाली हूं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। शुरू कर लेते हैं अपनी इस सीरीज को। हमारी पहली क्लास है ये। यहाँ पे आप लोगों को ये सोचना है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, और मेरी क्लास में अच्छे से पढ़ना है, मैं भी पढ़ूंगी क्वेश्चन, और फटाफट आंसर देने का प्रयास करना है आप लोगों को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विचार किसने दिया था? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है। मैं ये समझती हूं कि अब इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा UPSC, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। और स्टेटमेंट कहां से बनेगा भाई? इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन की समझ से बनेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, फटाफट बताइए। सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? वेरी गुड, आशुतोष, करण, अंजलि, मोनिका, रानी, सोनी, मंगलेश, सिमरन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सारे बच्चे सही हैं भाई। स्वराज पार्टी ने बेसिकली आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात की रांची में, और 1934 में ही
सबसे पहले स्वराज पार्टी ने एक संविधान सभा की बात की थी, ऐसी संविधान सभा जो भारतीयों के द्वारा बनी हो और किन के द्वारा बनी हो, जिनको भारत की जनता ने निर्वाचित किया हो। तो ऐसी संविधान सभा का विचार दिया था सबसे पहले स्वराज पार्टी 1934 में। ध्यान रखिएगा, यदि दल के तौर पे पूछे कि भाई किस दल ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की थी, तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की थी। लेकिन यदि व्यक्ति के तौर पे पूछे कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, यदि व्यक्ति के तौर पे पूछे कि किसने संविधान सभा का विचार दिया था, तो एमएन रॉय, अंबेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बता दो फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, एमएन रॉय, एमएन रॉय ने यह विचार दिया था कि सबसे पहले एक संविधान सभा होनी चाहिए। यानी यदि एक व्यक्ति के तौर पे एमएन रॉय, अब सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आईएएस में, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे। पहला स्टेटमेंट दे देंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किसका संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, गलत हो जाएगा भाई, सबसे पहले एमएन रॉय ने। और यदि पार्टी के तौर पे देखें तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अब यहां पे 2 तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने ये है और एक क्वेश्चन अभी 3-4 क्वेश्चन के बाद आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि एक संविधान निर्माण सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, यानी कि इनमें से किसने यह प्रस्ताव किया था कि भाई एक संविधान सभा बने। ध्यान रखिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा हम बना देंगे, आप हमारा साथ दे दो। मतलब वो तो फिर क्वेश्चन में नहीं लिखा है। यदि हम सबसे पहले बात करें तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सूरज, करण, सोनी, स्टेटस, सना, हिमांशु, दिव्या, वेरी गुड यार। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और क्रिप्स मिशन ये कौन सा दौर है, 1942 का। ध्यान रखिएगा, इस समय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है ना, 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इस क्रिप्स मिशन को भेजा गया था भारतीयों को राजी करने के लिए। तो इस क्रिप्स मिशन ने 2-4 बातें तो ठीक कह दी। एक बात तो ये कह दी कि भारत आप हमारा साथ दो और एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा हम आपको संविधान बनाने की आजादी दे देंगे, ठीक। दूसरी बात, इन्होंने पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की थी इस क्रिप्स मिशन ने। इसने अभी भी ये स्वशासन पे ही उलझे हुए थे कि आप हमारा साथ दो, हम आपको युद्ध के बाद स्वशासन दे देंगे। और तीसरी, इन्होंने बड़ी क्रिस्पी सी बात कह दी थी, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, और इस क्रिस्पी सी बात के ऊपर 2021 में सीधा क्वेश्चन भी बना है, 21 या 22 में आईएएस में। क्या कह दिया था कि ये जो संविधान बनेगा ना, है ना, ये जो संविधान सभा संविधान बनाएगी, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य या प्रत्येक जो भी क्षेत्र है इसको माने। कोई भी क्षेत्र इसको नहीं भी मान सकता है और अपने लिए एक अलग संविधान या अलग क्षेत्र उसकी मांग कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं विभाजन का बीज था इस क्रिप्स मिशन की घोषणा में। तो सबसे पहले मतलब इन चारों ऑप्शन में यदि हम देखें तो ये बात सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने कही थी 1942 में, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव इस क्रिप्स मिशन ने ही दिया था। लेकिन अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो क्रिप्स मिशन ही होगा। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत की जो संविधान सभा बनी वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनी, क्योंकि फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसी कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस के जस्ट बाद हमारी संविधान सभा बनती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है ना। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछे तो आपका आंसर कैबिनेट मिशन होना चाहिए। अब वो पता है कैसे क्वेश्चन दे देगा, इस समझ के आधार पे ही क्वेश्चन बनेगा। दे देगा कि क्रिप्स मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पे भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ।
तो मुझे ये बताइए, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये सही बोला कि गलत बोला? यस और नो? क्रिप्स मिशन की रिकमेंडेशंस के आधार पे ही भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ। ये बताइए, ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? यस और नो? सही कि गलत? गलत। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही देखना है कि ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। क्यों गलत होना चाहिए? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, हमारी संविधान सभा तो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस पे बनेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या, प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक प्रतिनिधि को जो चुनना था वो मोटे मोटे तौर पे कितनी जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि होगा? जैसे वर्तमान में भी हम जनसंख्या का आकलन करते हैं ना भाई, तो बताओ आंसर क्या होगा इसका? बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। इस तरीके का मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि कई बच्चे ये आते हैं ना, कई बच्चे कहेंगे अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछने छोड़ दिए हैं, तो भाई अब ऐसा करो, फिर जो है अमेरिका के संविधान को पढ़ना शुरू कर दो, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। भाई यूपीएससी क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है? भारत के संविधान, यदि मैं पॉलिटी की स्पेसिफिकली बात करूं, भारत के संविधान से ही पूछ रहा है ना। तो भारत के संविधान के छोटे छोटे क्वेश्चंस की समझ बना के ही तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स की समझ बनाओगे। अब वहां पे स्टेटमेंट में दे देगा कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस के अनुसार जो है जनसंख्या 8 लाख पे एक प्रतिनिधि होना था, तो गलत हो जाएगा। तो मोटा मोटा 10 लाख पे एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। करण, आप मुझे ना टेलीग्राम पे कनेक्ट करना बच्चे, टेलीग्राम पे एक मैसेज छोड़ देना मुझे, पर्सनल वाले टेलीग्राम पे, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए आप, प्लीज प्लीज 1 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही चल रहे हो सारे। यानी 10 लाख पे एक प्रतिनिधि की बात की थी इस संविधान सभा में। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब सदस्य बता दो, 3 सदस्य ही कैबिनेट मिशन था, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार फटाफट बता दो कौन सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का? पता होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। 1946 में आया, हमारी संविधान सभा का जो गठन है इसी की रिकमेंडेशन से हुआ, तो हमें पता होना चाहिए इसके सदस्यों के बारे में। तो कौन सदस्य नहीं था? वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स को आउट मत कर देना कि ये तो 1942 में भी आया था, अब क्या करेगा आके, है ना? ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही बढ़िया। नागेंद्र, अक्षय, प्रमोद, गुड़िया, अंजलि, भारत, दिया, पूनम, त्रिशा, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थे वुड, इसके सदस्य इससे जुड़े हुए नहीं थे। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर्स, ये सब जुड़े हुए थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, और स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। ये जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, हो गया भाई। अच्छा हाँ, भारतीय संविधान सभा का गठन। अब देखो आ गया वो क्वेश्चन, 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से रिपीट करवाऊंगी। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। देखो यहाँ पे क्रिप्स योजना भी दे रखा है 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि, विकास, रानी, सना, तरन्नुम, त्रिशा, अनु, बहुत ही बढ़िया, सिमरन, करण। ध्यान रखिएगा
कैबिनेट मिशन। मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, यदि आपसे पूछे कि भाई कैबिनेट मिशन, सॉरी, संविधान सभा की रिकमेंडेशन इनमें से सबसे पहले किसने दी थी, और ऑप्शन में क्रिप्स मिशन भी है और कैबिनेट मिशन भी है, तो आपका आंसर हमेशा क्रिप्स मिशन होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने भी कहा था। लेकिन हमारी संविधान सभा जो बनेगी फाइनली, वो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस पे ही बनेगी। ठीक है। 1946 में निर्मित जो अंतरिम सरकार बनी 1946 में, उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। एक हिंट दे देती हूं, जब ये अंतरिम सरकार बनती है तो सभापति थे वायसराय, तो उपसभापति कौन लग रहे हैं इनमें से आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखिएगा, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो अंतरिम सरकार बनेगी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन बन जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और सभापति कौन थे? वायसराय थे। ये बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसमें आपको पता होना चाहिए भाई अंतरिम सरकार के, अब यहां से आपको हिंट मिल रहा है कि अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी, हमें उसकी मंत्री परिषद के बारे में पता होना चाहिए, किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यदि आपको मंत्रालयों का पता है कि क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है और कभी भी बन सकता है, ठीक है, तो आप आराम से बता दोगे कि कौन नहीं थे। जैसे आपको पता है जगजीवन राम जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो श्रम मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा मंत्रालय था? ये कृषि मंत्रालय था। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। तो ऐसे में एस राधाकृष्णन बच गए। तो एस राधाकृष्णन इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। यहां से ये नहीं है कि एमसीक्यू कर लिए और घर जाके बैठ गए चुपचाप, हाँ भाई हमने तो एमसीक्यू लगा दी, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आपका दायित्व ये भी बनता है। क्या दायित्व बनता है? उसी बच्चे का पीटी निकलेगा। जैसे मैं क्रिप्स मिशन का जिक्र कर रही हूं, तो एक बार घर जाके क्रिप्स मिशन को पलट लो। मैंने कैबिनेट मिशन का जिक्र कर दिया, एक बार देख लो भाई क्या था कैबिनेट मिशन। मैंने अंतरिम सरकार का जिक्र किया, और यहां से, और मैं एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको आज करवा रही हूं ये पीसीएस के क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, इसमें बीच बीच में आईएएस के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम ये पीसीएस के क्वेश्चन है, यानी इजी क्वेश्चन है। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहां से स्टेटमेंट वाइज सीधा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको दे देंगे कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शिक्षा मंत्री थे, या आपको दे देंगे जगजीवन राम, ये क्या नाम है, कृषि मंत्री थे। आपको नॉलेज होना चाहिए ना भाई, और हमें पता है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इस रेंज से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राधाकृष्णन को मंत्रालय नहीं था, ये शिक्षा मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको घर जाके भी पढ़ने हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन, देखो ऊपर थोड़ा कट रहा होगा, मैं पढ़ देती हूँ। वेवेल योजना के अनुसार, वेवेल योजना 1945 में आई थी। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है इस बार यूपीएससी में। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, यानी हिंदुओं की संख्या और मुस्लिम की संख्या समान होनी थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग इस बात की पुरजोर वकालत कर रही थी कि भाई हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या समान रखी जाए। तो पहला कथन ये कह रहा है कि वेवेल योजना में जो कार्यकारी परिषद थी वायसराय की, उसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान होनी थी। ठीक है जी, कारण दे रहा है क्यों समान होनी थी, क्योंकि वेवेल भाई साहब का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन और कारण को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कथन कह दिया कि भाई ये काम हो, मतलब एक स्टेटमेंट दे दी, कारण दे दिया कि भाई एक स्टेटमेंट दे दी, तो हमें ये देखना है दो तीन शब्दों से जोड़ के, इसलिए, क्योंकि, ये दो लिंक वाक्य हैं कि आपस में जोड़ के देखेंगे इन दो वाक्यों से। जैसे देखो, वेवेल योजना के अनुसार इस परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा रुक जाता। तो भाई वेवेल भारत का बंटवारा रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम की संख्या समान कर रहे थे क्या?
तो ध्यान रखिएगा, कथन सही है, बात सही है। वेवेल योजना में क्या कर दिया था, समान कर दी थी संख्या, लेकिन कारण गलत है। कारण ये नहीं था कि वेवेल बंटवारा रोकना चाह रहे थे देश का, बल्कि कारण ये था कि वो जो संवैधानिक गतिरोध चला आ रहा था मुस्लिम लीग और बेसिकली सरकार के बीच में, उसे समाप्त करना चाहते थे और किसी भी तरीके से संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करके आगे बढ़ना चाहते थे। उनका कोई लक्ष्य भारत का बंटवारा रोकना नहीं था। तो ऐसे में सिंपल क्या हो गया, ठीक है, आंसर 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 कहां गया, वेरी गुड, आंसर क्या हो गया, सी, यानी कथन सही है पर कारण गलत है। ये बताइए, आईएएस का ही क्वेश्चन होगा ये, हाँ, आईएएस 2003 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सत्य नहीं है, नहीं को गोल करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे गलत। ये हमेशा आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम कई बार नहीं ना पढ़ने की वजह से गलत कराते हैं और हो जाता है कल्याण। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, यानी संविधान सभा में कई सारे दल शामिल थे, है ना, बहुत सारे दलों का प्रतिनिधित्व था और इस संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। बता दो आंसर क्या होगा, केवल 1 2 1 4 1 2 3 4, क्या सही नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, रानी, करण, अंजलि, वेरी गुड, आमिर, नईम, विकास, त्रिशा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब कमाल कर दिया यार, नहीं वाला क्वेश्चन सही कर दिया आप लोगों ने। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल सही कथन है। क्यों वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी, बल्कि सीमित मताधिकार पे आधारित थी। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सीमित मताधिकार का क्या, सीमित मताधिकार यानी लिमिटेड, मतलब जब धन के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, लिंग के आधार पे कि भाई केवल पुरुषों को हम दे दे, इन लिमिटेड आधारों पे लोगों को मत देने का अधिकार होता है ना। और वयस्क मताधिकार का क्या मतलब होगा, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जब 18, मतलब जब एक लिमिटेड एज से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे भारत की यदि वर्तमान बात करें तो भारत में 18 वर्ष या उससे ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, उसके पास कितनी शिक्षा है, कितनी संपत्ति है, कोई मायने नहीं रखता, प्रत्येक व्यक्ति इक्वल होगा, प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा, है ना। और डेमोक्रेसी का आधार होता है वयस्क मताधिकार। लेकिन हमारी जो संविधान सभा निर्वाचित हुई थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं हुई थी, वो सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई थी। पहली बात तो ये सीमित मताधिकार, ठीक है। और सीमित मताधिकार में भी डायरेक्ट लोगों ने संविधान सभा को नहीं चुना था, ये क्वेश्चन भी अभी आएगा, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला सही है। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो भाई ये गलत हो जाएगा, आ ही गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि जब जनता अपने प्रतिनिधि को खुद जाके चुनती है, वोट देती है। ऐसे हमारी संविधान सभा को नहीं चुना था, बल्कि जो प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधि थे, जो जनता ने ऑलरेडी जिनको चुन रखा था, उन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, ठीक है। जैसे देखो, जनता ने किसको चुना, प्रांतीय जो प्रतिनिधि थे, चुनाव के माध्यम से इनको चुना। और जनता ने जब इन प्रांतीय प्रतिनिधियों को चुना तो वयस्क मताधिकार के आधार पे चुना कि सीमित मताधिकार के आधार पे चुना, बच्चे बताओ। तो सीमित मताधिकार के आधार पे चुना, वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं चुना। अब ये सीमित मताधिकार के आधार पे निर्वाचित प्रांतीय प्रतिनिधि किसको चुनेंगे, संविधान सभा को चुनेंगे। तो ऐसे हमारी संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। अभी मैं बताऊंगी, यहां से यूपीएससी में 2 से 3 बार क्वेश्चन बना है, 2 से 3 बार सीधा सीधा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हमें पता है भाई बहुदलीय तो था ही, और अलग अलग समितियां भी थी, है ना। हमने संघ समिति, राज्य समिति, प्रारूप समिति, दुनिया भर की तमाम समितियां थी। तो क्या सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान सभा के। देखो, ये सेम क्वेश्चन आईएएस ने पूछा है और सेम क्वेश्चन किसी पीसीएस में पूछ लिया है।
इसलिए कहती हूं पिछले सालों के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाओ, बाकी तो प्रैक्टिस करवाऊंगी ही, अभी तो सीधा पीटी तक लगे रहेंगे हम। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये व्यस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो बिल्कुल गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो गलत है। समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी, तो सही है। तो कौन से सही हैं? तो 1 और 4 सही हैं, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में आई ना? 1 और डी, ठीक है। 10 बजे से होगी भाई क्लास, रेगुलर होगी 10 बजे से, हफ्ते में 5 दिन होगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। बता दो भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ठीक है भाई, गलत कथन देखना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यानी जो संविधान सभा बनी थी इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। अब बता दो क्या गलत है। अब जैसे मान लो किसी, अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ये था कि नहीं था। अरे भाई देखने की जरूरत ही नहीं है ना, जब हमें आंसर मिल गया। गलत पूछा है और गलत सीधा सा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रंजन, नहीं बच्चे ध्यान रखना, अभी बता के हटी हूं, हो सकता है आप लेट जुड़े हो। हमारी जो संविधान सभा है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ था भाई, है ना, सीमित मताधिकार और अप्रत्यक्ष। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला, अब जैसे देखो ये आईएएस 2002 में पूछा गया और सेम क्वेश्चन आईएएस 2013 में पूछा जाएगा। बता दो हमारी संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था? ब्रिटिश संसद ने नामित किया था, गवर्नर जनरल ने नामित किया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा है। आंसर क्या होगा? वेरी गुड अंजलि, रानी, नईम, सोनी, विकास, पूनम, दिया, प्रीति, तरन्नुम, बहुत ही बढ़िया, सना, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना था, जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना था हमारी संविधान सभा को। इस आधार पे आलोचना भी की जाती है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय इतने व्यापक स्तर पे चुनाव करवाना थोड़ा कठिन था, और यदि चुनाव करवाना होता तो लेट हो जाता, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे कि हमें इस मार्ग पे चलना पड़ा और फाइनली हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। जैसे सेम क्वेश्चन आईएएस 2013 में पूछ लिया गया है कि किसने चुना था, तो अब आपको आंसर नहीं करना है, मैं बस दिखा रही हूं आपको, ये बता रही हूं कि पिछले सालों के क्वेश्चन करने का फल क्या होता है ना। और ये आप हर एक टॉपिक में देखोगे मेरे साथ, क्योंकि ये सीरीज मैं पहले टॉपिक वाइज कराने वाली हूं ताकि आप लोगों के कुछ टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएं। तो आंसर सी हो जाएगा। ये बताओ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, भाई संविधान सभा बन रही थी देश की पहली बार, जनता ने ही चुना होगा। थोड़ा सा ध्यान से, जनता ने नहीं चुना था बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव हुआ था। ये बताइए भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, गलत हो जाएगा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उद्घाटन पे अध्यक्ष थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? पिछले क्वेश्चन का डी दे रहे हो क्या? अच्छा, मुझे लगा ऐसा अन्याय, अत्याचार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन हाँ, एग्जाम हॉल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है यदि हम बार बार रिवाइज नहीं करके गए हैं। पीटी का एक सूत्र मेरे से ले लो, आप लिख के, आप कितना भी पढ़ लो, यदि आप रिवीजन नहीं करके गए हैं, प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं लगा के गए हैं, वहां छोटे छोटे मुद्दों पे इतना कंफ्यूजन होएगा, यहां जो आपको आसान लग रहा है वहां बहुत ज्यादा कठिन लगेगा। इसीलिए बार बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार आप बस पलट के जाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और यदि हम ये पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, अब जैसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछ देगी यूपीएससी,
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो गलत हो जाएगा ना, वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे कौन? सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर। ये तिथियां देखो, मैं बहुत ज्यादा तिथियां याद नहीं कराती हूं, आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और हमें पता भी होनी चाहिए भाई, वो महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि भाई हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को, और फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और इसी दूसरी बैठक में फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं बस ये बताऊंगी कि क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछ लेगा पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, आपसे पूछ लेगा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो उद्घाटन का मतलब पहले ही दिन तो उद्घाटन होता है ना, तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की। या भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अब आप बता दोगे, यानी अब दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि प्रथम बैठक या उद्घाटन बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 से। फिर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के तौर पे काम करते रहे संविधान सभा के। ये बताओ संविधान सभा की स्थापना कब की गई? स्थापना कब की गई मतलब किस दिन प्रथम बैठक हुई? तो 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो मैं इतनी देर से बताती आ रही हूँ इस तिथि में, तो किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कुछ तिथियां हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं आईएएस में भी। इस बार भी मेरे ख्याल से 2023 में आई थिंक संविधान उद्देश्य प्रस्ताव की तिथि का कुछ जिक्र था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट करोगे। उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित किसी तिथि का कोई जिक्र था। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, अब बार बार नहीं करना है। मैंने ये क्वेश्चन हटाए इसलिए नहीं है ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये पीसीएस में ये क्वेश्चन बारंबार पूछे गए हैं। ठीक, और आईएएस में आपको एक स्टेटमेंट आ गई 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब वहां पे सोच रहे हो यार क्या था, यार 11 था कि क्या था। लेकिन जो बच्चे पीसीएस के क्वेश्चन लगा के गया है वो बच्चा ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होएगा? तो नहीं होएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था? रखा गया था ये, ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखेंगे कौन? जवाहर लाल नेहरू जी। यहां से सीडीएस में एक बार, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर बहुत कराती हूं इसलिए मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं। अभी हम सीडीएस पे आएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया स्टेटमेंट वाइज, 3-4 स्टेटमेंट थी, तो एक स्टेटमेंट दे रखी थी बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। स्टेटमेंट गलत हो गया, और वहां पे आपकी हेल्प किसने की? इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस ने की। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा भाई? वेरी गुड, पूनम, ममता, सना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अंजलि, सिमरन, वेरी गुड। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के संशोधित रूप में हम अपने संविधान की प्रस्तावना को भी देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब? तो 13 दिसंबर 1946 को रखा। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा, ध्यान रख लीजिएगा। और ये पारित कब कर दिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये पारित कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा बी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बताओ, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रस्तावना का प्रस्ताव बोल दे, उद्देश्य प्रस्ताव बोल दे, बात बराबर है। तो बता दो किसने रखा था? अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव और महात्मा गांधी। बताइए। आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो उद्देश्य प्रस्ताव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों का दायित्व पता है क्या बनता है? मतलब
उद्देश्य प्रस्ताव को जैसे आज का जो भी सीरियस बच्चा होगा वो क्या करेगा, अच्छा मैम ने क्रिप्स मिशन का जिक्र किया, कैबिनेट मिशन का जिक्र किया, अंतरिम सरकार में कौन कौन मंत्री थे इनका जिक्र किया, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र कर दिया, प्रारूप समिति का जिक्र हो जाएगा आगे। तो ये सारा एक बार रिवाइज कर लेना है, ये हैबिट बना लोगे ना, और ये सब करने में आपको मुश्किल से आधे घंटे से ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक बार सरसरी निगाह से पलटना है आंखों के सामने से, है ना। तो ये काम आप लोगों को करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हटाया ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यानी इसका महत्व दर्शाता है। और ये सारे क्वेश्चन हमारे पीसीएस के चल रहे हैं, बस मैंने यहां से किस पीसीएस में कब पूछा वो हटा दिया है, ठीक है। ये बताओ भाई, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे सही बताना है। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया उसका असर हमारे संविधान पे दिखा। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यानी जो हमारे संविधान की उद्देशिका है वो बहुत सारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सारी चीजों की, ठीक है, न्याय। इसके साथ ही संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, यानी संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन ही क्या है, हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों ने आदेशित किया है हमारे संविधान की प्रस्तावना को। और चौथा कथन है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ऑप्शन 1 2 3 1 3 4 2 3 4 और सभी चारों। आंसर क्या होगा इसका? क्या बात है यार, पकड़ गए आप तो, बहुत ही बढ़िया। करण, दीपक, अंजलि, ममता, हेमंत, प्रमोद, दिया, अपर्णा, शिवा, सोनी, कोमल, सिमरन, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। यानी आप लोगों ने डी एलिमिनेट कर दिया। डी क्यों एलिमिनेट किया, डी काहे एलिमिनेट किया भाई? सिंपल सा, एक मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ सिंपल सा फंडा है ना, राज्य के मुखिया। यदि हम यहाँ पे देखो, पॉलिटी की भाषा में राज्य को हम राष्ट्र से, देश से अभिव्यक्त कर देते हैं कई बार, और यदि यहाँ पे हम स्टेट से भी अभिव्यक्त करें तो राष्ट्र का मुखिया कौन, राष्ट्रपति। राज्य का मतलब जो स्टेट होते हैं उनका मुखिया कौन, राज्यपाल। तो दोनों को क्या जनता प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित करती है? राज्यपाल की नियुक्ति से तो जनता का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता भाई, केंद्र सरकार की सिफारिश पे राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। एनीवे, अब राष्ट्र के मुखिया की बात करें, हम राष्ट्रपति की बात करें, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है क्या राष्ट्रपति को? तो नहीं भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो एक निर्वाचक मंडल होता है बकायदा, उनके फॉर्मूलेज होते हैं उनके मत के, और इस निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है। ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हों। बताइए, भारतीय संविधान सभा बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये पता होना चाहिए, है ना। कुल कितने, मतलब संविधान बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए, ध्यान रखिएगा। तो इस बात को सुन लीजिए, पहले 11 अधिवेशन हुए थे भाई। हमारा संविधान बनाने में कुल 11 अधिवेशन हुए, यानी अगर इसमें ऑप्शन 11 होता तो 11 ही आंसर होता, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है संविधान बनाने हेतु, तो पूरे 11 अधिवेशन हुए, प्लस एक एक्स्ट्रा अधिवेशन होगा। मतलब अधिवेशन क्या, सब लोग मिलेंगे 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करने के लिए, तो एक ये हो गया, तो 12 हो गए मोटे मोटे तौर पे। लेकिन यदि संविधान बनाने हेतु पूछे तो 11 अधिवेशन, यहाँ पे 12, मतलब निकटतम आंसर 12 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए हमको, क्योंकि कभी अगर फैक्चुअल बेसिस पे पूछे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उसकी बुनियादी तथ्य पता होने चाहिए। तो 11 अधिवेशन हुए थे टोटल हमारा संविधान बनाने के। जैसे आपसे कोई पूछे कि संविधान, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा यूपीएससी में, आपको दे देगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम बार बैठी, या यहां पे भी फिर भी आप पकड़ लोगे, आपको ये दे देगा चूंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित कर लिया गया था,
इसलिए हमारी संविधान सभा अंतिम बार 26 नवंबर 1949 को ही बैठी थी। अब वहां पे लगा कि यार यूपीएससी तो लॉजिक भी दे रहा है, यानी यूपीएससी गलत लॉजिक थोड़ी ना देगा। कई बार आता है दिमाग में, जैसे 2013-14 में 14-15 में एक क्वेश्चन पूछा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटाते हैं उसी तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल हटाते हैं। अब वहां पे बच्चे हो गए कंफ्यूज, क्योंकि इतना तगड़ा लॉजिक दे दिया यूपीएससी ने। ठीक है, तो ऐसे में छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार बैठी थी हमारी संविधान सभा, जब हस्ताक्षर किए गए थे हमारे संविधान के ऊपर। ठीक है, तब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2 साल 11 महीने 18 दिन पूछूंगी नहीं, लेकिन पीसीएस आईएएस में नहीं पूछने की संभावना है, लेकिन पीसीएस वगैरह में अगर आप पीसीएस भी देते हो, साथ साथ देना भी चाहिए भाई, यूपी, बिहार, झारखंड, जो भी, राजस्थान, जो भी पीसीएस देते हो, तो एमपी, इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। तो पूरा संविधान बनने में कितना समय लगा था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये बताओ। अच्छा, इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, 2-3 चीजें याद रखनी है बस। जैसे मैं आपसे नहीं पूछूंगी, बस पहले ही बता देती हूँ। एक तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपने देखा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, दोनों चीजें पता है। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष, तो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी का नाम, हम अध्यक्ष तो याद कर लेते हैं, उपाध्यक्ष याद नहीं करते, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये दोनों छोड़ दो। संघ संविधान समिति, इस पे मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को, कि समितियों वाले क्वेश्चन और कुछ ये क्वेश्चन जोड़ के, जो ये हमारी सीरीज है ये टॉपिक वाइज चलेगी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वो टॉपिक पढ़ के भी आ सकते हो। मैं आपको पहले दिन ही बता दिया करूंगी कि हम कल कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो हमारे कल संविधान सभा पे ही होंगे और कुछ क्वेश्चन संविधान सभा की समितियों के हम ऐड कर लेंगे। तो समितियां और संविधान सभा, फिर ये हमारा 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ ये बताओ भाई, संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? संवैधानिक सलाहकार अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। अब देखेंगे के.एम. मुंशी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, गलत हो जाए। तो ऐसे स्टेटमेंट, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, तो दिमाग में रहता था कि नहीं यार बी.एन. राव ही है। लेकिन जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं ना, यकीन मानो, आप एग्जाम हॉल में मतलब उससे पहले आप टेस्ट वगैरह में बैठ के देखना, आपको पता लगेगा कि कितनी बुनियादी बातों पे हमें कंफ्यूजन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी.एन. राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? संविधान नहीं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को तैयार हो गया था, है ना। 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी कोई नहीं भाई, किस दिन तैयार हो गया? और यहां से 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक पूछते हैं कि हमारा संविधान हमने कब अपनाया, और एक पूछते हैं हमारा संविधान कब लागू हुआ। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अपनाया उसी दिन लागू हुआ होगा। तो दोनों तिथियों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। क्यों बोल रहे हो भाई? तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, प्रस्तावना की अंतिम लाइन, एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आत्मसमर्पित का मतलब होता है अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये 3 शब्द याद रखने हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित यानी एक्ट बनाते हैं इसको, आत्मसमर्पित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ही याद रखना है आपको। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यहां तो फिर भी आप ठीक कर दोगे कि भाई हाँ ठीक है, हमें याद है संविधान सभा प्रस्तावना में लिखा है अंगीकृत आत्मसमर्पित अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, कब स्वीकृत किया गया था? 15 अगस्त 47, 30 जून 48, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे स्वीकृत की बात हो रही है। तो कब स्वीकार किया हमने,
कब अपनाया हमने? तो इस लैंग्वेज में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, होते हो कि नहीं होते? स्वीकार करना, अपनाना एक ही बात है। तो ये सब हमने 26 नवंबर 1949 को कर दिया था। जैसे ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया, अपनाया। तो ये सारे पीसीएस के क्वेश्चन है जो अलग अलग सालों में पूछे हुए हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज है। तो एक बार यदि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई तीनों चीजें 26 नवंबर 1949 को हुई थी, स्वीकार किया, अपनाया, सब कुछ 26 नवंबर 1949 को हुआ, बस लागू कब हुआ तो बता दो एक बार। सब बच्चों को भी पता है यार, हमारा गणतंत्र दिवस है ना, ध्यान रखिएगा। तो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। देखो, हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस, जैसे नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस हैं और भी काफी सारे प्रोविजन हैं, वो 26 नवंबर, ध्यान से सुनना बच्चे इस बात को, वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। कुछ प्रावधान, संविधान के कुछ प्रावधान यहीं से लागू हो गए थे। बाकी के जो प्रावधान है, मतलब सारा संविधान फिर हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू होता है ना, बाकी का। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चूंकि, जैसे स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, चूंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, इसलिए हमारे संविधान के सारे प्रोविजन इसी दिनांक से लागू हुए, इससे पहले से नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाएगा, बस बेस के तौर पे जो मैं पढ़ा रही हूं वो काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हमारे संविधान के सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुए थे, उससे पहले से नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे प्रोविजन थे जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम नागरिकता का प्रोविजन ले लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आईएएस का क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूं अभी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया बताओ? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इसी तिथि को प्रारंभ हुआ था। ये एक शुभ दिन था, पंडित जी ने कुंडली निकाली थी, और उपरयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्योंकि आंसर क्या होगा? वेरी गुड अनु, अंजलि, पीछे का लॉजिक भी दिया हुआ है इसमें, रानी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तरन्नुम दिया, प्रीति, नईम, वेरी गुड यार। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, है ना। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें ये घोषणा की गई थी कि हम हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन हमारा हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो ऐसे में फिर 26 जनवरी एक विशिष्ट तिथि रही थी हमारे लिए 1930 के बाद से। तो 26 जनवरी को फिर हमने क्या किया, उस तिथि को यादगार बनाने के लिए, है ना, हमने 26 जनवरी 1930 का दिन चुना। ये तो ऐसे ही नहीं लागू किया गया है, इसके पीछे ऐतिहासिक बैकग्राउंड है ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, बताओ। हाँ, भारतीय संविधान को अपनाया था, किसने अपनाया था भाई? संविधान सभा ने अपनाया था, ब्रिटिश संसद ने अपनाया था, गवर्नर जनरल ने अपनाया था, भारतीय संसद ने अपनाया था। अब देखिएगा, भारतीय संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था, गलत हो जाएगा ना। भारतीय संसद तो उस समय थी ही नहीं, संविधान सभा ही संविधान सभा का भी काम कर रही थी, संसद का भी काम कर रही थी। मोटे तौर पे तो संसद 1951-52 के चुनाव के बाद ही बनेगी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? अंजलि कह रही है मैम इसमें A+C बोथ हो। तो यार शुभ वुभ दिन के चक्कर में मत पड़ना, सारे दिन शुभ होते हैं। ये सिर्फ ये पीसीएस का क्वेश्चन था, आई थिंक पीसीएस का ही होगा, ऑप्शन ऐसा है। तो वैसे एक बार आईएएस में भी, आईएएस या सीडीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड भाई, डाउट ही नहीं है। कौन अपनाएगा संविधान को भाई? संविधान सभा ही अपनाएगी, सारी संविधान बैठी है और प्रस्तावना में लिख रही है तद्वारा 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। तो किसने अपनाया संविधान को? तो संविधान सभा ने।
जैसे अब मैं आपसे पूछूंगी नहीं, मैं बस दिखा रही हूँ पीसीएस के नमूने क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। जैसे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो कौन अधिनियमित करेगा? आप यकीन मानो कि बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल में अगर बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ के गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल सपाट क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो सीधा सीधा मतलब कौन अपनाएगा, कौन अंगीकृत करेगा, कौन आत्मसमर्पित करेगा? तो संविधान सभा करेगी। संविधान, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ, अब आपको नहीं करना है। बस मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हटाए, मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एहसास हो क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। और कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो पीसीएस का एग्जाम भी देते हैं लेकिन उनका वो भी क्लियर नहीं हो पाता। उसके पीछे का बड़ा रीजन है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कम से कम 6-7 बार नहीं लगा के जाते। और सेम कंडीशन आईएएस की परीक्षा के लिए, यदि पेपर नहीं लगा के जाओगे हो जाएगा। बीएन राव, भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु पीसीएस का क्वेश्चन है, देख लेना। वैसे मैं बता देती हूँ 1891 और 1956। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस 2009 का क्वेश्चन है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। यानी जो गोलमेज सम्मेलनों की एक सीरीज चल रही थी, जो तीसरा ये गोलमेज सम्मेलन था, उसकी परिणति 1935 के अधिनियम के तौर पे हुई। 1935 के अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों पर संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। यानी 1935 में भारतीय संघ के प्रावधान की बात की गई थी कि भाई रियासतों और जो प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत, उनको मिला के हम एक संघ बना देंगे। तो स्टेटमेंट केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना एक सही है ना दो सही है। वेरी गुड अंजलि। और कोई बच्चा? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे और गोलमेज सम्मेलनों में सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि भाई अब अगला संवैधानिक सुधार क्या हो, अगला संवैधानिक विकास के तौर पे हम क्या परिवर्तन करें। और फाइनली गोलमेज सम्मेलनों ने काफी सारे मुद्दों पे सहमति व्यक्त की और उन्हीं सहमति के आधार पे हमने फिर फाइनली 1935 का जो अधिनियम है वो बना दिया। और 1935 के अधिनियम की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी? भारत का संघ बनाने की बात की गई थी। हालांकि वो संघ कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें कभी राजी नहीं हो पाई भारत के संघ में मिलने के लिए, लेकिन भारतीय संघ की बात यहां पे कर दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑफर चल रहा है, सुपर सेल शुरू हुई है जो कि 30 तारीख तक चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। बैच शुरू हो चुका है, बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर। यदि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके एडमिशन ले लेना है। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज, मतलब फुल बिजी रहोगे। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ध्यान रखिएगा, अगर एडमिशन लेना है तो कोड यूज करना है आपको LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 26,999 में मिल रहा है अगले 3 दिन के लिए। वैसे ये मिलता है 29,999 में, लगभग 3,000 के आसपास का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। तो इससे बेस्ट अगर एडमिशन लेना है तो, मतलब किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, उसके पैसे बच रहे हैं, तो भाई फटाफट ले लो, कोड यूज कर लेना LD Live। 2 साल की वैलिडिटी होगी, आप 2 साल तक कितनी भी बार क्लास को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ ये P2I बैच है, यानी PT मेंस इंटरव्यू हर लेवल की प्रिपरेशन। तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही PDF के लिए PDF आपको मिल जाएगा सारी पूरा क्लास का, ध्यान रखिएगा। PDF के लिए आपको फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल ललित अधई अकेडमी को। इस टेलीग्राम चैनल पे ये सारे PDF आपको डेली मिलते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बाधित ना हो। आप उसको एक बार फटाफट बाद में भी रिवाइज कर लो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सेम ID से है, वहां पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यदि सीरीज अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट काफी मोटिवेट करते हैं। अच्छा, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख के भेजिएगा। इस क्वेश्चन का फिर से, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, तो
मिलेंगे कल सुबह 10 बजे से ये क्लास होगी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बहुत सारे स्टूडेंट से इतने दिन बाद मिलके और काफी सारे नए स्टूडेंट से जुड़ के। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।